हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे 2012 के क्वेश्चन सीरीज सेट वन का। अभी हम लोग सेट वन पढ़ रहे थे। तो सेट वन में हम लोगों ने 2012 के 10 क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन देखे थे? 10 क्वेश्चन सेट वन में देख लिए थे। तो जब 10 क्वेश्चन देख लिए थे तो आप लोग इसके पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उसमें आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग सेट 10 से आगे से 11वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। रुद्रम्मा देवी किस वंश की रानी थी, पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया बादामी के चालुक्य, मदुरा के पांड्य, वारंगल के काकतीय, वेंगी के पूर्वी चालुक्य। तो इसका राइट ऑप्शन है वारंगल के काकतीय। तो जो रुद्रम्मा देवी थी वे वारंगल के काकतीय के शासनकाल की रानी थी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रुद्रम्मा देवी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी, जो गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदम्मा महाराज के नाम ग्रहण किया था। रुद्रम्मा महाराज इसने ग्रहण किया था और ये रुद्रम्मा देवी जो थी काकतीय वंश की राजधानी थी और ये महाराजा रुद्रदेव महाराजा के नाम ग्रहण किया था। 35 वर्ष तक शासन किया और गणपति को अपनी राजधानी वारंगल बनाई थी। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल बनाई। रुद्रदेव महाराज जो थे उन्होंने 35 वर्ष तक शासन किया था और गणपति ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए, इसकी व्याख्या हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो उसमें ये दिया गया है राजा और राजा के नाम। ठीक है, राजा और राजा के नाम दिया गया और कहा गया है कि सूची वन को सूची मिलाइए। कीर्तिवर्मन कहाँ के थे? और सिंह विष्णु, दंतिवर्मन और विजयालय। और सूची दो में दिया गया वातापी, तंजौर, कांचीपुरम, मानखेड़। तो कीर्तिवर्मन कहाँ के राजा थे? कीर्तिवर्मन थे वातापी के। ओके फ्रेंड्स, कीर्तिवर्मन वातापी के राजा थे और सिंह विष्णु थे कांचीपुरम के, ये पल्लव वंश के थे। सॉरी फ्रेंड्स। तो ये सिंह विष्णु थे, ये कांची के थे, ये पल्लव वंश के शासक है। ठीक है, और दंतिदुर्ग ये मान्यखेत, दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट शासक है, मान्यखेत इनका स्थान था। और विजयालय तंजौर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नांकित प्राचीन साहित्य ग्रंथों में से किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? तो ऑप्शन ए पंचसिद्धिका, ऑप्शन बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी नाट्य शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, तो कहा गया है कि सबसे प्राचीन साहित्य ग्रंथों में चित्रकला संबंधित स्वतंत्र अध्याय है वह विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, जबकि पंचतंत्र में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। विदित है कि विष्णु धर्म पुराण तृतीय खंड के अध्याय 35 से 43 चित्रकला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से चोल राजस्व राजधानी कौन थी? इसमें पूछा गया चोल वंश की राजधानी क्या थी। तो चोल वंश की राजधानी थी ये वरित पोत गल्लक चोल वंश की राजस्व अधिकारी। अच्छा सॉरी राजस्व अधिकारी बोला है, राजधानी राजस्व अधिकारी कौन था? तो राजस्व अधिकारी था वरित पोत गल्लक। ठीक है, वरित पोत गल्लक चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। चोल काल में भूमि कर उपज 1/3 भाग हुआ करता था। ज्ञात है कि चोल काल में कशु सोने के सिक्के थे। कौन भी बताया गया कि चोल काल में कशु जो थे, कशु वो थे सोने के सिक्के थे, तथा कैटन
चोलकालीन मुख्य बंदरगाह था। और कैटन का था, कैटन मुख्य बंदरगाह था, और जो चोल था वो चोल काल में जो सोने का सिक्का था वो काशो था। सेरुंदरम कशिष्ट पदाधिकारी होते थे। कौन? सेरुंदरम कनिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी होते थे। जबकि सभा के सदस्य पेरुमकल कहा जाता था, और जबकि सभा के सदस्य को पेरुकल्म कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये मध्यकालीन भारत के बारे में है, ठीक है, मध्यकालीन भारत के बारे में है। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ऑप्शन एक नंबर में दिए गए, बाबुल की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनौती में सार्वभौम सत्ता धारण की थी, ठीक है। दूसरे में देखते क्या दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तारित किया था। और ऑप्शन ये तीसरे में क्या दिया गया है, सन 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया था। तो ये तो सही है, ठीक है। शमसुद्दीन इलियास शाह के शासन काल में फिरोज शाह तुगलक बंदरगाह पर 2 बार आक्रमण किया था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दिया गया ऑप्शन ए में 1 2 3 गलत है, ठीक है। 2 3 4 गलत है, और ये 2 और 5 गलत है, और ये सी दिया गया 2 और 3 गलत है, और डी दिया गया 3। तो चलिए देखते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। तो ये जो दिया गया ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल सत्ता का तक विस्तार किया था, इसने बंगाल पर तक इसने कोई विस्तार किया ही नहीं था। और दूसरा है ये शमसुद्दीन इलियास शाह शासन काल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया था, ये भी गलत है। तो इसमें असत्य पूछा है दोस्तों, तो असत्य है हमारा, और ये 2 और 4, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नीचे देखते हैं इसकी व्याख्या। अलाउद्दीन खिलजी व गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का विलय दिल्ली सल्तनत में नहीं कर सके। फिरोज तुगलक का बंगाल पर द्वितीय आक्रमण 1359 में हुआ था 1359 में हुआ था, जबकि बंगाल के शासक इलियास शाह की मृत्यु 1557 में हुई थी, ठीक है। फिरोज तुगलक का द्वितीय आक्रमण कब हुआ था? 1559 में, और जबकि इनकी मृत्यु इलियास शाह द्वितीय की मृत्यु 1557 में हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। और ये दिया गया है, इसमें पूछा गया है, ये शेख थे, मतलब कि ये लोग थे जो संत महाराज थे। तो इनका ये जो कब्र मतलब मजार वगैरह जो भी बनी हुई है, ठीक है, वो कहाँ है, ठीक है। तो इसको यही पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। मुइजुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए है मुइजुद्दीन चिश्ती, और शेख बहाउद्दीन जकारिया है, और शेख फतरुद्दीन गज ए सिकंदर है। शेख अलाउद्दीन की जो बनी है वो दिल्ली में है मज़ार, ठीक है। शेख अलाउद्दीन की कहाँ है? दिल्ली में। और मुइजुद्दीन चिश्ती है अजमेर में। और शेख फखरुद्दीन गज ए सिकंदर कहाँ है? अजोधन। और बहाउद्दीन जकारिया है मुल्तान। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए का 4 है, डी का 1 है। तो देखते हैं कहाँ आंसर है। तो इसको देखिए, ऑप्शन नंबर डी का 1 है, ए का 4, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, और बी का 3 है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की अजमेर में दरगाह है, और शेख बहाउद्दीन जकारिया मुल्तान में, शेख फखरुद्दीन गज ए सिकंदर अजोधन, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। इसमें कहा गया है मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हिंद एवं सिंध का प्रयोग किसने किया था? ये एमबीटी के मतलब मोहम्मद बिन तुगलक
के बारे में बताया। ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल मलिक शामी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, याह्या बिन अहमद सलीम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता सही है। क्योंकि देखिए, एक हम हिंट देते, मोहम्मद बिन तुगलक अधिकतर इसकी जानकारी इसके जो ये था इब्न बतूता ही देता है अधिकतर, ये नहीं कि पूरा। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर ऑप्शन में इब्न बतूता है तो 80% तो रहेगा कि इब्न बतूता ही एमबीटी के बारे में बताया है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किया था। किसका? हिंद एवं सिंध का प्रयोग इब्न बतूता ने किया था। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक शासन काल में भारत आया था और इसकी रचना थी रहला। दोस्तों, ये जो इब्न बतूता था जो एमबीटी के काल में, ये मोरक्को से आया था और इसकी पुस्तक का नाम था रहला। ठीक है, मोरक्को से, मतलब अफ्रीकी यात्री मोरक्को से ही आया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक है, महमूद गवाह और बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। ठीक है, महमूद गवाह और बहमनी। ठीक है, तो ये दिया गया है एक नंबर पे, अनेक भूमि अनुदान के आकार को कम कर दिया, भूमि अनुदान के आकार को कम कर दिया। और दूसरे दिया गया, उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में लाने वाले भू क्षेत्र को विस्तृत किया। और तीसरा दिया गया, इसने गवर्नरों को एक से अधिक किलो पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। और ये चौथा दिया गया, इसने भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो उसने भूमि अनुदान के आकारों को कम कर दिया था और उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में लाने वाले भू क्षेत्र का भी विस्तार किया था और गवर्नरों को एक से अधिक किलो पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी थी। इससे उसने कुछ अच्छे कदम उठाए थे। चलिए, इसकी व्याख्या में भी वही दिया गया है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो जो इसमें ऑप्शन में दिया गया, इसकी व्याख्या में भी वही दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसको बताए कौन पहले और कौन बाद में संत थे। चैतन्य, एकनाथ, सूरदास, तुलसीदास। तो इसका पहले तो एकनाथ हो जाएंगे, फिर उसके बाद सूरदास हो जाएंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे दोस्तों चैतन्य के बाद तुलसीदास। ठीक है, तो इसमें कोई वैसा आंसर नहीं दिया गया जिससे ऑप्शन नहीं बन पाएगा। तो देख लेते हैं क्रम काल से। तो एकनाथ का शासन मतलब टाइम पीरियड है 1270, सूरदास का है 1483, चैतन्य का है 1486 और तुलसीदास का है 1526। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कथन और कारण का है ये क्वेश्चन। कथन ए, सैन्य दृष्टि से फिरोज तुगलक का शासनकाल अविशिष्ट था। मतलब सैन्य दृष्टि से अविशिष्ट, क्योंकि फिरोज तुगलक जो शासक बना था उसने कुछ समाज कल्याण ज़्यादा किए थे। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं, कुछ बंदगान में जैसे विधवाओं के लिए पेंशन विभाग भी बनाया था उसने, और दास के लिए बंदगान व्यवस्था की थी, मतलब कि दासों के लिए रहने के ठिकाने बनाए थे। यही सब उसने किया था और कुछ क्षेत्रों का नाम, मतलब क्षेत्रों का निर्माण भी किया था। वह नागरकोट शासन को अपने अधीन करने में असफल रहा। ये देखिए, ये गलत है। ठीक है, लेकिन ए सही, क्योंकि नागरकोट अभियान करने में वह असफल नहीं रहा था दोस्तों, सफल रहा था। ठीक है, तो इसका ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये राइट आंसर है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सैन्य दृष्टि फिरोज तुगलक शासन अविशिष्ट था। ये वह नागरकोट शासन को सन 1360 ईस्वी में पराजित
किया था। विदित है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है। ये ब्राह्मणों, फिरोज तुगलक जो ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला ब्राह्मण था। तो ये आज का हमारा ये जो 10 क्वेश्चन का सीरीज था फ्रेंड्स वो समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की सीरीज में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो सेट 1 है इसकी 5 क्लास होगी, ठीक है, जिसमें से 1 क्लास हो चुकी, 2 क्लास आज कंप्लीट हो चुकी है और 3 क्लास बाकी रहेगी, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है। एक क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।